नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले खबर कानपुर से है, जहां सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां सीबीआई की टीम ने एक प्रवर्तन इंस्पेक्टर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल भविष्य निधि कार्यालय में ये प्रवर्तन इंस्पेक्टर स्कूल संचालक से 3 लाख रुपए की घूस ले रहा था। बताया जा रहा है कि घूसखोर इंस्पेक्टर ने 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी और इस पूरे मामले में सीबीआई ने कंसल्टेंट को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो कानपुर में घूसखोर की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, रिश्वत लेते पकड़ा गया प्रवर्तन इंस्पेक्टर। अब इससे भी पूछताछ होगी। सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया है। ईपीएफ कार्यालय में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, यह कार्रवाई हुई है। लखनऊ में भी शीशा कारोबारी के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। यहां विभूति खंड के विशेष खंड इलाके में कारोबारी के कई ठिकानों पर छापा मारा गया। सूत्रों का कहना है कि एक शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई। कारोबारी पर आरोप है कि वो बिना रसीद के माल की खरीद फरोख्त कर रहा था। फिलहाल कारोबारी के विभिन्न ठिकानों से तमाम बिल बुक्स, रसीदें, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जांच के लिए कब्जे में ले लिए गए हैं और छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ में भी कार्रवाई हुई है। एक्शन में जीएसटी की टीम है। यहां पर भी तमाम शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर दबिश दी गई और फिर पकड़ा गया। जो दस्तावेज मिल रहे हैं उसके आधार पर आगे बढ़ा जाएगा, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर होगी कार्रवाई। लखनऊ में सीएम योगी ने मैराथन बैठकें की। सिंचाई, उच्च शिक्षा, ऊर्जा विभाग के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। सिंचाई विभाग से जहां बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को लेकर कहा, तो वहीं उच्च शिक्षा विभाग के साथ प्रदेश में बन रहे नए विश्वविद्यालयों की समीक्षा की। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के साथ भी बैठक में कई निर्देश अधिकारियों को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। हमारे साथ में इस समय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। अभी मुख्यमंत्री की बैठक से आए हैं। सर, पहले प्रेजेंटेशन चली, अब समीक्षा शुरू हो गई है, तो आज की समीक्षा बैठक में क्या रहा उच्च शिक्षा में? जो हम लोगों के नए विश्वविद्यालय खोलने हैं उसमें 3 प्रमुख हैं जो जिनका काम शुरू हो चुका, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में और सहारनपुर में। और तीनों की समीक्षा, एक तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके कितनी प्रगति हुई है, क्या उसमें और होना चाहिए, विश्वविद्यालय में वहाँ की आवश्यकता अनुसार कोर्स भी शुरू करिए, इसकी संभावना को तलाशना है। वहीं सूबे के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मेरठ और सहारनपुर मंडल के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राजस्व बढ़ाने, नकली, मिलावटी और जहरीली शराब की सूचना पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। एबीपी गंगा से बातचीत में नितिन अग्रवाल ने कहा कि सीएम योगी के हर टारगेट को अचीव करना है। आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर उन्होंने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में क्या रहा उन्हीं से हम जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक महत्वपूर्ण बैठक थी आज मेरठ और सहारनपुर मंडल की, किस तरह के निर्देश दिए गए? देखिए, सबसे पहले तो रेवेन्यू बढ़ाने का हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उसमें काम करेंगे, इसकी समीक्षा करी है मैंने। दूसरे साथ ही साथ परिवर्तन की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और आगे उसकी क्या कार्य योजना बनानी है कि नकली शराब है, कच्ची शराब है, जहरीली शराब है, इस पे रोकथाम हो, इसकी कार्य योजना बनाई है। मैंने सभी को लक्ष्य दिया है कि परिवर्तन की कार्रवाइयों को और तेज़ी से बढ़ाइए। जो कच्ची बना रहे हैं या जो जहरीली बना रहे हैं उस पर तुरंत रोक लगे, अगर ऐसी कहीं हो रही है घटना हो, और जो उस पर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अब बात आजम के नाम पर जेल वाली रेस की। सीतापुर में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम और आजम खान के बीच मुलाकात हुई, तो सियासी गलियारे में लगातार चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम और आजम खान के बीच काफी देर तक मुलाकात चली और इसके बाद जब प्रमोद कृष्णम जेल से बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि आजम खान को उन्होंने गीता भेंट की, तो वहीं आजम ने उनको खजूर खिलाया। लेकिन इस मुलाकात ने हलचल उत्तर प्रदेश की सियासत में पैदा कर दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, आजम खान सियासत का केंद्र बिंदु बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक सब आजम खान के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, बेताब दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने आजम खान से जेल में मुलाकात की तो सियासी हलचल बढ़नी लाजमी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही अखिलेश का संदेश लेकर के रामपुर जेल पहुंचे रविदास मेहरोत्रा को बैरन वहां से लौटना पड़ गया था, क्योंकि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। देखिए, सपा से लेकर कांग्रेस तक सभी आजम खान पर डोरे डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बार फिर से
कहना है कि आजम खान से मिलने वो जरूर जाएंगे। आजम खान को लेकर इस वक्त बहुत सियासत तेज है। आजम खान जहां सीतापुर जेल में बंद है, पहले शिवपाल यादव मिलने जाते हैं, आज कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन जाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी। सर, दो नेता मिलने गए हैं, आपकी भी चर्चा है कि आप भी जाने वाले हैं? देखिए, शिवपाल यादव जी जब मिलने के लिए गए थे तो उसी समय मीडिया के लोग मेरे पास आए थे कि आप इसको कैसे देखते हैं, और चूंकि इस विषय को हमने यूपी गंगा के चैनल पर बीरेश जी के माध्यम से एक इंटरव्यू बनारस में पप्पू चाय वाली की दुकान पर हुआ था, और उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था कि अखिलेश यादव नेता नहीं है, मुलायम सिंह नेता थे। और उसी क्रम में मैंने कहा था कि अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया होते हुए भी आजम खां से मुलाकात नहीं कर पाए। उनकी जगह पर अगर मुलायम सिंह होते, उनके हाथ पैर में ताकत होती तो वो जरूर जाते, चाहे लाठी चलती चाहे गोली चलती, और बाध्य कर देते प्रदेश सरकार को कि प्रदेश सरकार उनकी मुलाकात करावे। और इसी बात को लेकर के जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने जब अखिलेश जी की, उनके शिवपाल जी की तारीफ की कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया है, सुख दुख में जाना चाहिए, तब मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप भी मिल सकते हैं। हमने कहा मैं उधर जाऊंगा, ज़रूर मिल सकता हूं, क्योंकि मीडिया का शायद आशय रहा होगा कि हम भाजपा के हैं और वो सपा के हैं, हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, वो मुसलमान हैं, शायद इस आशय से कुछ कहा होगा। तो मैंने कहा कि हाँ ज़रूर मिल सकता हूँ, अगर मैं जाऊँगा उधर मिल सकता हूँ, और आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ, अगर मैं उधर जाऊँगा तो मिल सकता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मीडिया जिस तरीके से इस विषय को मेरे को लेकर के कि कब मिलेंगे, मुझको लगता है जल्दी मिलना पड़ेगा हमें। जल्दी जाएंगे आप सीतापुर? हमको लगता है जल्दी मिलना पड़ेगा, मुझे मिलने में कोई परहेज नहीं है। एक के बाद एक नेता आजम खान से जेल में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, तो कई कतार में अभी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच सपा नेता रविदास मेहरोत्रा को आजम खान ने बैरंग लौटा दिया था, जिस पर एआईएमआईएम ने चुटकी ली, कहा कि सपा ने आजम खान का अपमान किया है। साधारण से विधायक को उन्होंने भेजा जेल में सीतापुर मिलने के लिए, 26 महीने बाद, वो भी, और जो प्रतिनिधिमंडल में लोग गए थे वो बहुत आम लोग थे। अखिलेश यादव या तो खुद जाते या अपने परिवार के मजबूत लोगों को भेजते, तो वहाँ पर बात समझ में आती। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान साहब पार्टी में रहें, ये बात भी हकीकत है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ही आजम खान साहब को 26 महीने से जेल में बंद करवा के रखा हुआ है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई लीडर मजबूती से आगे आए। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, रविदास मल्होत्रा जी ने जो ये बात कही है कि आजम खान साहब की जेल में हत्या हो सकती है, अरे मैं कहना चाहता हूँ भाई कि हत्या कौन करवा सकता है? हत्या कौन करवा सकता है? आप ही हत्या करवाते। और राजनीतिक रूप से तो आपने 26 महीने से बंद करके उनकी तो हत्या कर ही दी है, अब क्या शारीरिक रूप से भी करना चाहते हैं हत्या? अखिलेश से बगावत के बीच शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी चुनाव के बाद एक बार फिर से शिवपाल ने अपनी पार्टी को सक्रिय कर दिया है, और इसी को देखते हुए अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने मीडिया पैनल का ऐलान भी कर दिया, जिससे साफ है कि अखिलेश पर शिवपाल का एक और वार हुआ है। माना यह जा रहा है कि शिवपाल यादव मास्टर प्लान के तहत ये कदम उठा रहे हैं। और उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी में पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। एमआईएम ने प्रदेश में अपने संगठन को 4 भागों में बांट दिया है। साथ ही देखिए, पूर्वांचल, पश्चिम, मध्य और बुंदेलखंड के अलग अलग अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। हाल ही में प्रसपा से आए इरफान मलिक को पूर्वांचल का जिम्मा सौंपा गया है, और चुनाव के समय प्रसपा छोड़ के एआईएमआईएम में शामिल हुए थे इरफान मलिक। एमआईएम के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे इरफान, जिनको जिम्मेदारी पूर्वांचल की सौंपी गई है। वाराणसी से खबर है। वाराणसी में कोहिनूर बिल्डिंग में चल रहे अवैध निर्माण कार्य को लेकर जब एबीपी गंगा ने खबर चलाई थी तो हड़कंप मच गया था। ऐसे में वाराणसी विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में आ गया है। जब एबीपी गंगा ने बेखौफ होकर प्राधिकरण वीसी से सवाल किए तो ईशा दुहन बिना जवाब दिए भागने लगी। मैम, पिछले 2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग बातचीत करना चाहेंगे जो अवैध निर्माण के। आप बताइए ईशा जी बात हम लोग करना चाहेंगे। अवैध निर्माण को लेकर आपका जवाब क्या है? ईशा जी, आप देखिए, वीडीएवीसी 2.5 घंटे तक इस वीडीए ऑफिस में पत्रकारों को बैठाती हैं। जब अवैध निर्माण को लेकर इनसे बातचीत की जाती है तो मीटिंग का हवाला देकर ये गाड़ी से निकल जाती हैं।
यहां पर एबीपी गंगा जो अवैध निर्माण की खबर चली थी उसका रिएक्शन लेने के लिए पहुंचा था। 2.5 घंटे तक मैंने इस वीडियो ऑफिस में समय बिताया है और पर्ची भी भिजवाई, तमाम लोगों से वीडियो भी मिली, लेकिन इनके पास एबीपी गंगा के रिपोर्टर से मिलने का समय नहीं था। मीटिंग का हवाला देके ईशा दुहन यहां से आगे निकल गई। क्या इनके पास जवाब नहीं है? क्या जवाब देने से ईशा दुहन जी यहां पर कतराती हुई नजर आ रही हैं, या फिर एक बार इस मामले को टालने की तैयारी है? देखना यह होगा कि क्या आगे जवाब देती हैं या फिर यूं ही आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार तीनों पत्रकारों को बलिया कोर्ट ने जमानत दे दी है। जिला कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार हुए पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को रिहा करने के लिए जमानत मंजूर कर ली है। दरअसल इन तीनों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आपको जानकारी दे दें कि 29 अप्रैल को बलिया से ही अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था और इस पूरे मामले में इन तीनों पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार रोष देखने को मिल रहा था। अब कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोअर कोर्ट द्वारा दिग्विजय और मनोज गुप्ता की जमानत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ये पाते हुए कर दिया गया कि उनके विरुद्ध 467, 68, 71 का अपराध नहीं बनता है और पुलिस उसी दिन उस रिमांड को अल्टर किया। करने के बाद उनकी जमानत मंजूर कर दी गई। अजीत ओझा का प्रकरण 59 में ऑनरेबल जिला जज की अदालत से जमानत मंजूर हुई थी और उसमें पुलिस को बड़ी फटकार लगी थी, जो उन्होंने ये अतिरिक्त धाराओं का प्रयोग करके इनको जिला कारागार में रखने का टूल बनाया था। उसके लिए उनको फटकार लगी और उन्होंने अल्टर करके उनकी भी जमानत मंजूर हो चुकी। आज एक प्रकरण लगा था, कोतवाली का मैटर था 156 का, उसमें भी आज अजीत ओझा की जमानत मंजूर की जा चुकी है। पुलिस बैकफुट पे है, उसने 420 की धाराओं को अल्टर कर लिया है और आप पत्रकार बंधुओं को जीत मिली है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो गया है। पिछले महीने 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी दफा सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब इसके बाद से ही सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। साथ ही उनके इस दूसरे कार्यकाल में जितने भी मंत्री हैं वो भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम बनने के बाद कई बड़े फैसले भी लिए, जिनमें जन कल्याण की भावना, अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की झलक साफ दिखाई दी। आपको बता दें कि अब से ठीक 1 महीने पहले यानी कि 25 मार्च को सीएम योगी ने दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा हुआ था जब 37 साल में यूपी में फिर से कोई सरकार रिपीट हुई हो। यह आजादी के बाद पहली दफा देखने को मिला था जब कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से मुख्यमंत्री बना हो। योगी सरकार 2.0 का 1 महीना पूरा हो गया है। 25 मार्च को शपथ लेते हुए दिखाई दिए थे योगी आदित्यनाथ। दूसरी मर्तबा यूपी की कमान संभाली और तब से ही लगातार अलग अलग मसलों पर वो बैठकें भी ले रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की साफ झलक उनके दूसरे कार्यकाल में भी आप देख सकते हैं। और जितने भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो भी एक्टिव मोड में हैं, अलग अलग हिस्सों में जा करके निरीक्षण भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। और साफ तौर से ये कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो भी लापरवाही करता हुआ दिखाई देगा, हिला हवाली करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। अधिकारियों को भी 2 टूक के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जिसने सियासी गलियारे में गर्माहट पैदा कर दी है। दरअसल एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनके बेटे प्रवीण निषाद भी नजर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस हक से मत्स्य विभाग की मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं प्रवीण निषाद। अब तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि किस हक से प्रवीण निषाद बैठकों का हिस्सा बन रहे हैं। और वहीं अब आपको संजय निषाद और प्रवीण निषाद की कुछ खास तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसमें संजय निषाद के साथ उनके बेटे प्रवीण निषाद भी निरीक्षण के लिए पहुंचे दिख रहे हैं। तस्वीर देखिए, जहां जहां भी संजय निषाद अपने मंत्रालय से जुड़े काम के निरीक्षण के लिए जाते हैं, वहां पर प्रवीण निषाद भी उनके साथ दिखाई देते हैं। और ये साफ है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं
और ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री तो पिता हैं, लेकिन मंत्रालय के काम की जिम्मेदारी उनके बेटे प्रवीण निषाद निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ऑफिसों के अंदर वाली मीटिंग हो या फिर बाहर निरीक्षण हो, कहीं की भी तस्वीर आप देख लीजिए। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। हर जगह संजय निषाद के साथ में उनके बेटे प्रवीण निषाद दिखाई दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मंत्री जब संजय निषाद हैं तो उनके साथ में प्रवीण निषाद क्या कर रहे हैं और ये हक किस लिहाज से है प्रवीण निषाद के पास, वो मीटिंग किस लिहाज से ले रहे हैं। कई सवाल दागे जा रहे हैं। अब विपक्ष भी इस मसले को लेकर हमलावर हो गया है। यूपी उत्तराखंड में माफियाओं पर लगातार एक्शन जारी है। भूमाफिया यशपाल तोमर पर हरिद्वार के बाद बागपत में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने यशपाल तोमर के गांव में उसके 2 प्लॉटों और कृषि भूमि को कुर्क करके सील की कार्रवाई कर दी है। दरअसल संपत्ति को कुर्क करने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने बागपत प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा था, जिसके बाद बागपत प्रशासन ने भी ये कार्रवाई शुरू कर दी है। तो भू माफियाओं की खैर नहीं है। देखिए, यूपी में भी माफिया पर शिकंजा, पहले हरिद्वार में, उसके बाद अब बागपत में भी कार्रवाई हो रही है। यशपाल तोमर के गांव में बड़ी कार्रवाई हुई, माफिया की संपत्ति कुर्क करके सील कर दी गई है। कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कमर कस ली है और चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया डीएवी कॉलेज में मंगलवार से शुरू होगी, जिसके लिए पुलिस ने रोड डाइवर्जन का भी इंतजाम कर लिया है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आम लोगों को ना हो, किसी भी तरह का कोई अवरोध पैदा ना हो। और आपको बता दें कि पिछले साल बार एसोसिएशन के चुनाव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक वकील की मौत भी हो गई थी, जिस वजह से चुनाव रद्द कर दिया गया था। और पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार हर तैयारी को पुख्ता तरीके से किया भी जा रहा है। तैयारी मुकम्मल हो, ऐसी कोशिश है और कोई भी चूक ना हो, ये पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, इस बार मतदान जो है वो डीएवी कॉलेज परिसर में होगा और मतदान के लिए जो वोटर टर्नआउट हो सकता है संभावित और जो कुल वोटर की संख्या है उसके हिसाब से हमने स्पेस मैनेजमेंट, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और उसके हिसाब से हमने कैमरे अलग अलग प्रकार के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पूरे परिसर में, पूरे क्षेत्र में हमने लगाए हैं। हम इस मतदान में एकदम से पारदर्शिता बनी रहे, उसके लिए हमने पूरे क्षेत्र को आप कह सकते हैं कि हमने कैमरे के अधीन रखा है। लखनऊ में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली जब हजरतगंज इलाके में बने फ्यूजन फिट जिम में इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिम संचालक विकास सिंह और साजिद अहमद कुरैशी ने इफ्तार पार्टी दी, जिसमें मौलाना रशीद फरंगी महली, दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ के प्रवक्ता सुफिया निजामी और पूर्व डीजीपी रिजवान अहमद ने शिरकत की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। मामला 24 जुलाई 2015 का है, जब अलीगढ़ के देहली गेट इलाके में शादी समारोह के दौरान नासे और चांद को गोली मार दी गई थी और फिर लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस पूरे मामले में 6 लोग आरोपी थे। 7 साल पुराने इस मामले में स्थानीय कोर्ट आदेश सुनाते हुए सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। हमारे जज साहब एडीजे 3 राजेश भारद्वाज जी हैं। तो ये डबल मर्डर था थाना दिल्ली गेट का, जिसमें नौसे और चंदा 2 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें एक जो है एडवोकेट्स हैं हमारे गैशुद्दीन, उनको आजीवन कारावास हुआ है। बाकी 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है। इसमें कफिल, भूरा, आशिफ ठाकुर, एहसान और अमित ठाकुर, ऐसे लगभग 20 साल से हो ही गई है। कितने लोगों को फांसी बताया? इसमें 5 लोगों को फांसी हुई है और एक को आजीवन कारावास।